नमस्कार साथियों, वेद आईएएस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को मैं परिचय देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं विजय चौधरी आपके साथ आने वाले दिनों में राजस्थान ज्योग्राफी जो है इस सब्जेक्ट को लेकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। और साथ ही साथ ये राजस्थान ज्योग्राफी जो है किस तरीके से मैपिंग के माध्यम से, किस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से और किस किस तरीके से इसको और एट्रैक्टिव तरीके से पढ़ा जाए, इस तमाम प्रकार के पैटर्न के माध्यम से हम इस राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग जितने भी इस YouTube चैनल पर जो विद्यार्थी है इस क्लास को देखते हैं, वो सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, जिससे उन साथियों को ये पता चलेगा कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी जो है किस तरीके से पढ़ी जाती है और वेद आईएएस एकेडमी के साथ हम लोग जो जुड़कर किस तरीके से और हमारी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि भाई जिस प्रकार से राजस्थान सरकार जो एक्टिव मोड में चल रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वेद आईएएस एकेडमी के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लास है यूट्यूब पर फ्री प्रस्तुत की जा रही है। तो इस क्लासों का आप ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ जितना हो सके इन क्लासों को देखने का प्रयास करिएगा, जिससे आपकी जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। हम राजस्थान ज्योग्राफी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से इसको और ज्यादा इजी किया जाए, वो तमाम प्रकार के जो तरीके होंगे उन सब तरीकों को काम में लेंगे। तो आप सभी साथी जो है क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी को क्या इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है क्या। हाँ, इसी तरीके से पढ़ा जा सकता है, यानी इससे बढ़िया बेटर तरीके से हम किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ये सभी जो तरीके हैं वो आज की इस क्लास में हम देखने को वाले हैं। तो आइए हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ हम इस तरीके से क्लास को प्रस्तुत करेंगे ताकि आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। साथ ही किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आप दे रहे हो, तो इसके लिए आपके लिए क्लास जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि भी किस तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी जो है इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी को देखते हैं कि भी राजस्थान ज्योग्राफी जो है हमें किस तरीके से पढ़नी चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी, जिसको हम कहते हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। आपने जैसे एक हेडिंग में शब्द लिखा है राजस्थान का भूगोल या राजस्थान की ज्योग्राफी, इस शब्द को हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। हमने एक शब्द लिखा है, जिस शब्द को आपने लिखा ज्योग्राफी या हिंदी में इसको लिखा भूगोल। अगर हम इस शब्द को थोड़ा सा देखें कि भी इस शब्द की मीनिंग क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो इस शब्द को सबसे पहले आपको समझना है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट के जो बेसिक कंसेप्ट है ये अगर आपके क्लियर हो जाए तो फिर आगे जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को समझने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहती है। तो आइए सब्जेक्ट का जो अर्थ है, जो आपके समक्ष एक शब्द लिखा गया है जिसका नाम आपने लिखा ज्योग्राफी या भूगोल, इस शब्द के अगर हम मीनिंग को जानना चाहे तो इसकी क्या मीनिंग हो सकती है, किस प्रकार से इस शब्द का अर्थ हो सकता है, तो इस शब्द की मीनिंग को आप जानने की कोशिश करिएगा। अगर हम इस शब्द को देखें तो हम कहेंगे ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो हम कहेंगे दो कौन कौन से शब्द है। एक तो हम कहेंगे जियो शब्द है, एक शब्द कौन सा है, जियो है। और दूसरे शब्द को अगर हम देखें तो दूसरा जो शब्द हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया है इस शब्द को हम कहेंगे ग्राफी। तो हम कहेंगे जो जियो शब्द है, ये जो जियो शब्द है, जियो शब्द का अगर हम मीनिंग देखें, इस जियो शब्द की अगर मीनिंग देखें, इस शब्द की क्या मीनिंग है, तो हम कहेंगे जियो का मतलब होता है, इसकी मीनिंग जो होती है हम कहेंगे पृथ्वी या अर्थ होती है। और ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का ग्राफ पर, या फिर इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है पृथ्वी का मैप पर अध्ययन करना, या मैपिंग जो स्टडी है वो किस नाम से जानी जाती है, भूगोल के नाम से जानी जाती है, ज्योग्राफी के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसको हिंदी में देखने का प्रयास करें, हम कहेंगे साहब इस ज्योग्राफी शब्द का हिंदी में किस तरीके से अर्थ हो सकता है, तो आप कहोगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का अर्थ का पृथ्वी का मानचित्र पर, पृथ्वी का मानचित्र पर अध्ययन, पृथ्वी का
मानचित्र पर अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल या ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। आज इस शब्द को आपने अच्छे से जानने की कोशिश की। आपने कहा जो ज्योग्राफी शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या है? तो आपने कहा ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो को हम कहते हैं पृथ्वी है, जियो का क्या मतलब बताया? पृथ्वी बताया। और ग्राफी का मतलब आपने इस तरीके से प्रस्तुत किया, आपने कहा ग्राफी का मतलब ग्राफ, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं अर्थ का मैपिंग पर स्टडी, पृथ्वी की जो मानचित्र पर अध्ययन पृथ्वी का जो है वो क्या कहलाता है? भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और तरीके से देखें, हमने कहा कि भाई ये तो चलो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हिंदी वाले शब्द को अगर हम तोड़ के देखें, हमने कहा इस शब्द को भी देखा जा सकता है। आपने कहा इस शब्द को अगर हम देखें तो हम कहेंगे भूगोल जो है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो आप कहोगे ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब क्या होता है साथियों? हम कहेंगे पृथ्वी या अर्थ होता है। और अगर हम इस गोल शब्द को देखें तो ये पृथ्वी की शेप के बारे में बताता है, पृथ्वी की आकृति के बारे में बताता है। अगर हम इस हिंदी वाले शब्द को एक शब्द में जानने की कोशिश करें, हम कहें कि भी इस शब्द का एक लाइन में अगर हमें अर्थ जानना हो तो हम क्या कहेंगे? गोलाकार पृथ्वी के बारे में, गोलाकार पृथ्वी के बारे में, गोलाकार पृथ्वी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो आपने दोनों ही शब्दों को अलग अलग तरीके से तोड़ के देखा है। आपने कहा चाहे भूगोल की बात करें चाहे ज्योग्राफी की बात करें, दोनों ही शब्दों का अर्थ इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपसे कोई सामान्य रूप में ये पूछे कि भाई इस ज्योग्राफी शब्द का क्या अर्थ है, तो आपने कहा गोलाकार पृथ्वी के बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है, या पृथ्वी का मानचित्र पर अध्ययन करना या पृथ्वी का ग्राफ पर अध्ययन करना ही भूगोल के अंतर्गत माना जाता है। इस तरीके से आपने एक शब्द को जाना कि भाई भूगोल शब्द का क्या अर्थ होता है। उसके बाद में इस मीनिंग को जानने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं साहब ज्योग्राफी जो विषय है, इस विषय की हम स्टडी क्यों करते हैं? इस ज्योग्राफी विषय का अध्ययन हम क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी जरूरतें पड़ गई जिसकी वजह से हमें इस विषय का अध्ययन करना पड़ता है? ज्योग्राफी जो विषय, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं? तो हमारे समक्ष एक तो सीधा सा जवाब होता है कि ज्योग्राफी जो विषय इसलिए इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। इस प्रकार का जवाब जो है ये तो कॉमन जवाब है, ये कोई भी विद्यार्थी जो इस प्रकार का जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर देखा है, अगर इसका बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया है, तो फिर आप इस प्रकार का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई तार्किक जवाब नहीं है, ये कोई लॉजिकली इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। तो फिर हम कहेंगे साहब इस विषय का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो इसको अच्छे से जानने की कोशिश करिएगा। अगर हम इस विषय के बारे में जाने, हम इस सब्जेक्ट की स्टडी क्यों करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई हम जो मानव है, हम जो मानव प्रजाति है, ये जिस जगह पर निवास कर रही है, तो उसके आसपास का एरिया जो है, उसके आसपास का जो एरिया है, उस एरिया को हम पर्यावरण कहते हैं, हम इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। हम जिस जगह पर मानव निवास करते हैं उसके आसपास का एरिया जो है, इसको एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है, पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत मानव जिस जगह पर निवास करता है उसके आसपास का एरिया जो पर्यावरण है, और पर्यावरण के आसपास वायु का जो मंडल होता है, वायु का जो घेरा होता है, इस घेरे को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है, एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे मानव जिस पर्यावरण और जिस वायुमंडल के अंतर्गत निवास करता है, उस वायुमंडल के बारे में और उस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहता है, अच्छे से जानना चाहता है। इसकी स्टडी मानव क्यों करना चाहता है, इस बात का अच्छे से सुनने की कोशिश करना। हम कहेंगे मानव जो है, मानव जिस जगह पर निवास करता है उसके आसपास का एरिया जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, और साथ ही साथ वायु का जो मंडल है, वायु का जो घेरा है, उसके बारे में भी अच्छे से जानना चाहता है। इसकी स्टडी क्यों करना चाहता है, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। हमने कहा इसके बारे में इसलिए जानता है, मानव जो है, मानव दुनिया का सबसे लालची अगर कोई प्राणी है, दुनिया का सबसे कोई चतुर प्राणी है तो मानव को माना जाता है। ऐसा इसलिए कि मानव जो है जिस जगह पर निवास करता है उसके आसपास की तमाम जो वस्तुएं होती है, तमाम प्रकार की जो जानकारी है, वो जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपना निवास स्थान शुरू करता है। तो हमने कहा जिस जगह पर मानव निवास करता है उसके आसपास की सकारात्मक, और मानव जिस जगह पर निवास करता है उसके आसपास की सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और नकारात्मक यानी
नेगेटिव, दोनों प्रकार की जानकारी को ध्यान में रखते हुए उस जगह पर निवास करना शुरू करता है। तो हम कहेंगे मानव जिस एनवायरमेंट या जिस वायुमंडल में निवास करता है, जिस जगह पर रहता है, उसके आसपास की तमाम प्रकार की पॉजिटिव बातें और साथ ही साथ नेगेटिव बातें, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस जगह पर निवास करना शुरू कर देता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव बातों का अध्ययन करने के लिए उनको एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ती है जिसको हम गतिशील विषय कहते हैं, जिसको हम डायनेमिक सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और इस डायनेमिक सब्जेक्ट को ही हम भूगोल के नाम से जानते हैं। हम कह रहे हैं साहब, मानव जो है जिस जगह पर निवास करता है उस जगह की पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम प्रकार की जो बातें हैं उन सब की स्टडी करता है, उन सब के बारे में जानना चाहता है, और उनको जानने के लिए एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ती है जिसको हम डायनेमिक सब्जेक्ट कहते हैं, गतिशील विषय कहते हैं, और उस गतिशील विषय को हम भूगोल के नाम से जानते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके अर्थ को जाना, और उसके बाद में हमने कहा इस विषय की जो स्टडी है वो क्यों की जाती है, इसका अध्ययन क्यों जाता है, इसके कारणों को जानने की कोशिश की। तो आप लोगों ने सीधा सा जवाब दिया कि भाई मानव जिस जगह पर निवास करता है उसके आसपास के एरिया को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, और साथ ही साथ उसके आसपास का जो घेरा है उस घेरा को हम क्या कहते हैं, हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और इस वायुमंडल और साथ ही साथ इस एनवायरनमेंट की तमाम गतिविधियों को जानता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को क्यों जानना चाहता है, क्योंकि इसलिए जानना चाहता है कि भाई पॉजिटिव जो बातें हैं यानी वो किस तरीके से उसको प्रभावित कर सकती है, यानी किस तरीके से उसमें किसी भी काम को करने में किस प्रकार जो पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। और नेगेटिव बातों के बारे में इसलिए जानना चाहता है कहीं न कहीं उसको नुकसान नहीं पहुंचा दे, इस प्रकार की तमाम जो पृथ्वी की एक्टिविटी है उसके बारे में जानना चाहता है। जैसे हम कई बार कहते हैं मानव जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में स्टडी करता है, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में स्टडी करता है, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में स्टडी करता है। साथ ही साथ हम कई बार ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अध्ययन करता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी करता है। और साथ ही साथ हम कहते हैं पॉजिटिव का अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, हम कहेंगे आसपास के एरिया को जानना चाहता है। वो मान लो जैसे मैदानी क्षेत्र की स्टडी करी, जैसे आप कहोगे पर्वतीय क्षेत्र माउंटेन रीजन की स्टडी करता है, इसके साथ ही साथ प्लेटू क्षेत्र का अध्ययन करता है, पठारी क्षेत्र का अध्ययन करता है। इन तमाम प्रकार की पृथ्वी की जितने भी रिलीफ है, पृथ्वी की जितने प्रकार के उचावच है, इन सब की स्टडी करता है। और इसकी स्टडी इसलिए करता है ताकि कहीं न कहीं कोई ऐसा एरिया मिल जाए जो उसको पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसके लिए एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ती है जिसको हम डायनेमिक सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको गतिशील विषय के नाम से जाना जाता है। इस डायनेमिक विषय को हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई ज्योग्राफी शब्द इसकी मीनिंग क्या है, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, और साथ ही साथ इसका अध्ययन क्यों करते हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग में एक प्रश्न और आता है कि इस विषय का अध्ययन किसके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में क्या आ सकता है कि इस विषय का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, ऐसे कौन से लोग थे जिन लोगों के द्वारा इस विषय का अध्ययन किया गया। अगर हम इसको जानना चाहे तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा इस विषय को अगर हम जानना चाहे, इस विषय की स्टडी सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो आप तमाम साथियों के द्वारा जगह जगह पर जब हिस्ट्री को पढ़ा जाता है तो तमाम प्रकार की हिस्ट्री को हम देखने के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विश्व में जितने भी देशों के जो लोग हैं, जितने भी कंट्रीज के जो लोग हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स के जो लोग हैं, उन सभी लोगों को पढ़ने के बाद, उन सब की हिस्ट्री को जानने के बाद हमारे दिमाग में एक कंक्लूजन आता है। वो ये आता है कि विश्व में जितने भी पढ़े लिखे लोगों की अगर हम बात करें, एंशिएंट काल में, प्राचीन काल में पढ़े लिखे लोगों की बात करें, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हमें नजर आते हैं, हम कहेंगे साहब यूरोप कंट्री जो है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, सॉरी कंट्री नहीं, यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उन लोगों को हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में मानते हैं। तो हम कहेंगे साहब इस विषय का अध्ययन भी उन लोगों के द्वारा ही किया गया होगा। अगर इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न के आंसर को जानना चाहे, हम कहेंगे साहब इस विषय का अध्ययन, ज्योग्राफी विषय का अध्ययन पहली बार किसके द्वारा किया गया होगा, तो हम कहेंगे इस विषय का जो अध्ययन है, इस सब्जेक्ट की जो स्टडी है, सबसे पहली बार रोम और यूनान के लोगों के द्वारा
की गई। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस विषय का अध्ययन पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो हम कहेंगे इस विषय का अध्ययन जो है रोम और साथ ही साथ यूनानी लोगों के द्वारा किया गया। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यूनानी लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि भाई एक विद्वान हुए जिसका नाम हम जानते हैं, जिनको हम कहते हैं इरेटोस्थनीज। विद्वान का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज, जो कि यूनानी विद्वान है। इस इरेटोस्थनीज नामक विद्वान के द्वारा, इनके द्वारा पहली बार भूगोल शब्द जो है, ज्योग्राफी शब्द जो है काम में लिया गया। ऐसे एग्जाम में खूब सारे कई बार प्रश्न आते हैं कि भाई ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी जो शब्द है, इस वर्ड को पहली बार किसके द्वारा काम में लिया गया। तो फिर हम इसका सीधा सा जवाब देते हैं, हम कहेंगे इस ज्योग्राफी जो शब्द है, इस शब्द को सर्वप्रथम काम में लेने वाले विद्वान का क्या नाम है? इरेटोस्थनीज नामक विद्वान के द्वारा इस शब्द को पहली बार काम में लिया गया। इस प्रकार की जानकारी हम पढ़ते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हमने अर्थ को जाना, उसके बाद में हमने कहा इस विषय का स्टडी जो है वो क्यों की जाती है, और साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि भाई इस विषय का जो अध्ययन है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। उसके बाद में एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि हम कहेंगे साहब ज्योग्राफी जो विषय है, इस ज्योग्राफी विषय के कोई और टाइप्स है क्या, प्रकार है क्या, ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है। तो हम कहेंगे जब हम ज्योग्राफी को देखते हैं, जब भूगोल विषय को देखते हैं, तो हम कहेंगे साहब ज्योग्राफी जो है इसके 2 टाइप्स माने जाते हैं। ज्योग्राफी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार की ज्योग्राफी होती है। एक, इस ज्योग्राफी को अगर हम जानना चाहे, हम कहेंगे एक तो ज्योग्राफी का प्रकार जो होता है जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। नंबर सबसे पहला जो प्रकार होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो टाइप्स होता है, दूसरा जो प्रकार होता है, इसको ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम हिंदी के अर्थ को देखें तो हम कहेंगे एक को भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। और दूसरे शब्द को के अर्थ को हम जानना चाहिए तो हम कहेंगे इसको मानव भूगोल की श्रेणी में रखा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। हम ज्यादातर जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज्योग्राफी पूछी जाती है, वो हम जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसका स्टडी जो है विस्तार से की जाती है। मानव भूगोल भी पढ़ा जाता है, लेकिन मानव भूगोल जो है ये सब्जेक्ट विशेष में पढ़ा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी के पेपर हो, तमाम जो सब्जेक्ट ऑप्शनल के पेपर होते हैं उस ऑप्शनल में इस विषय को भी साथ में पढ़ा जाता है। तो हम लोग जो है कह रहे हैं कि भाई ज्योग्राफी जो है ये 2 टाइप्स की होती है, वन ऑफ जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और अदर देन जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो है इस विषय के 2 प्रकार माने जाते हैं। इस प्रकार तमाम प्रकार की स्टडी जो है वो की जाती है। तो हमारे दिमाग में खूब सारे प्रश्न आते हैं, उन सब प्रश्नों का जवाब इस तरीके से हमने प्रस्तुत किया। हमने कहा ज्योग्राफी जो है इसका अर्थ क्या है, और इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि भाई इस विषय का अध्ययन क्यों किया जाता है, और इस सब्जेक्ट की जो स्टडी है वो किसके द्वारा की गई पहली बार, और साथ ही साथ हमने ये भी बात करी कि भाई इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब हम हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको हम राजस्थान का भूगोल कहते हैं, तो हम राजस्थान भूगोल की अच्छे से और विस्तार से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भूगोल की अगर मैं बात करूं, राजस्थान ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, इस राजस्थान ज्योग्राफी की अगर हम बात करूं या मैं इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं, महत्व की बात करूं, तो राजस्थान ज्योग्राफी जो है राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो राजस्थान से संबंधित कितने भी एग्जाम जो लगते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसी विषय का अगर वेटेज रहता है तो वो आपकी राजस्थान ज्योग्राफी का रहता है। राजस्थान ज्योग्राफी जो है बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, और अगर इसके कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आती। होता यह है कि भाई कई बार ऐसा होता है ये विषय जो है हमें समझ में नहीं आता, हम लोग जो है इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, और अगर हमें इसके बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आते हैं तो फिर इसका जो है विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर एग्जाम में अगर मान लो किसी प्रकार का कोई अप्लाइड क्वेश्चन आपके समक्ष पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का जो है जवाब है आप आसानी से नहीं दे सकते। अगर हम वर्तमान में आरपीएससी के पैटर्न को जानना चाहे
आरपीएससी के जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदलता हुआ तरीका हमें नजर आता है। तो इस बदलते हुए पैटर्न के साथ हमें इस विषय का जो अध्ययन है बहुत ही ज्यादा गहन तरीके से करना जरूरी है। इस विषय को जानने के लिए और साथ ही साथ तमाम प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में विस्तार से स्टडी करने के लिए आपके समक्ष जितने भी जो वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं इस वैद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो आप इन सब विषयों की जो जितने भी क्लासेस जो होती है उन सब क्लासों को आप अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है इसको आसानी से क्लियर किया जा सकता है। हम कह रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान ज्योग्राफी में खूब सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस में होते हैं, और इन टॉपिक में से अब अगर हम एक टॉपिक को उठाना चाहिए, हम कहें कि भी राजस्थान ज्योग्राफी के खूब सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से एक टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक होता है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपके चाहे सिलेबस में है तो बढ़िया, नई सिलेबस में है लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो हम कहेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन जो है, इस टॉपिक से तमाम प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे हमारे सिलेबस में है। कई बार ऐसा होता है इस टॉपिक को जो है हम बहुत इजी मान करके छोड़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भाई ये टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में नहीं है और इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ें, और लेकिन जैसे ही हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम में जो इस टॉपिक से संबंधित खूब सारे प्रश्न आपसे कर लिए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन रहेगा कि इस जो सामान्य परिचय वाला टॉपिक जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम सही तरीके से देखें, हमने कहा चाहे हमारे सिलेबस में है या नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लो जो टॉपिक तो है सिलेबस में है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन किसी भी विषय का जो बेस होता है, किसी भी विषय का जो आधार होता है, उस विषय के आधार को हम जनरल इंट्रोडक्शन कहते हैं, हम सामान्य परिचय की श्रेणी में डालते हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई उस विषय के बेस को अगर हमने नहीं जाना, उसके आधार को अगर हमने नहीं पहचाना, तो उस विषय का फिर विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता, नहीं वो जो सब्जेक्ट है वो हमें आसानी से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसका विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य परिचय। आपने कहा चाहे राजस्थान के सामान्य परिचय की बात हो, चाहे इंडिया के सामान्य परिचय की बात हो, चाहे आपके जिले के सामान्य परिचय की बात हो, उस दौरान हमें कुछ बेसिक बातें जो है वो ध्यान रखनी होती है। कौन कौन सी बेसिक बातें होती है उनका आइए हम विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कुछ ऐसी बातें होती है जिनका हम चाहे किसी भी कंट्री के सामान्य परिचय की बात करें, चाहे स्टेट के सामान्य परिचय की बात करें, सभी प्रकार के सामान्य परिचय की जब हम बात करते हैं उस दौरान हम उन बिंदुओं को हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि भी राजस्थान के इस सामान्य परिचय के अंतर्गत हमें कौन कौन से बिंदु जो है इनको अच्छे से पढ़ना होता है। अगर हम राजस्थान के सामान्य परिचय को देखें तो इस राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमें सबसे पहले ये पढ़ना होता है राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान का नॉमिनेशन कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोगों के द्वारा क्या पढ़ा जाता है, राजस्थान का नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान, इसकी स्टडी करते हैं। और उसके बाद नंबर 2 बिंदु पर जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ राजस्थान। इसी का एक सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं राजस्थान का निर्माण। ये भी हम इस राजस्थान की ओरिजिन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट जो है इसका निर्माण कैसे हुआ। इसमें हम लोग अगर देखें तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कहेंगे इस राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान के निर्माण के अंतर्गत हम लोग ये बात करेंगे कि भाई राजस्थान जो है कौन कौन से भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत आप बात करोगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अलावा आप अरावली पर्वतमाला,
हाड़ौती प्रदेश जिसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहा जाता है, और इसके अलावा पूर्व का मैदान जिसको ईस्टर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तमाम जो भौतिक प्रदेश है इन सब की चर्चा जो है इस ओरिजिन और फॉर्मेशन वाले टॉपिक के अंतर्गत करने वाले। उसके बाद अगर हम तीसरे बिंदु को जानना चाहें जिसको हम स्थिति के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोकेशन कहते हैं, इस लोकेशन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, स्थिति लोकेशन। इस स्थिति और लोकेशन की जब हम बात की जाती है तो कई बार होता यह है कि जब हम किसी नई या अनजान जगह पर जाते हैं तो हमारे सामने एक ही दिक्कत आती है, वो ये है कि भाई मान लो उस अनजान जगह के बारे में आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो ये आती है कि भाई उस एरिया की या जिस जगह पर हम जाना चाहते हैं उस एरिया की लोकेशन हमें पता नहीं है, तो फिर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई उसकी लोकेशन जाना जाए। तो लोकेशन को जब भी हमारे दिमाग में आती है कि भाई लोकेशन उस एरिया की क्या है, तो उस लोकेशन में दो शब्द है जो छुपे हुए रहते हैं। लोकेशन शब्द में दो जो है ये जो शब्द मुख्य रूप से छुपे हुए रहते हैं, इन दो शब्दों को अगर हम देखें, एक को हम अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, और दूसरे शब्द को अगर हम देखें, एक को तो आप अक्षांश के नाम से जानते हो और दूसरे शब्द को अगर जानना चाहे तो दूसरे शब्द को हम देशांतर के नाम से जानते हैं। एक को हम अक्षांश कहते हैं जिसको लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, और दूसरे शब्द को अगर हम देखना चाहे तो दूसरे शब्द को हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे लैटिट्यूड जिसको अक्षांश और लॉन्गिट्यूड जिसको देशांतर कहा जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला करके किसी एरिया की लोकेशन का निर्माण होता है, किसी एरिया की स्थिति का निर्माण किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इसके अंतर्गत और हम क्या पढ़ते हैं, इस सामान्य परिचय की इस चर्चा के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा और क्या पढ़ा जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई इस सामान्य परिचय की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम नंबर 4 पर जिस बिंदु की बात करते हैं उस बिंदु को हम विस्तार या एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, विस्तार कहते हैं, और इसी को हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जब विस्तार की बात की जाती है, जब एक्सटेंशन की बात की जाती है, उस दौरान हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जब हम विस्तार की बात करेंगे, जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई इस दौरान हमें 3 बातों की विस्तार से स्टडी करनी होती है। 3 जो पॉइंट है इसको अच्छे से इसका अध्ययन करना होता है। अगर हम विस्तार या एक्सटेंशन को देखें कि भाई इसके अंतर्गत कौन कौन से 3 बिंदुओं को हमें पढ़ना होता है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान का जो हमारा एरिया है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के एरिया का हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। हम विस्तार से स्टडी करते हैं कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, जो कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का एरिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो उस दौरान जो है हम इसका और डीपली अध्ययन करेंगे। हम ये भी अध्ययन करेंगे कि भी क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के हिसाब से सबसे बड़े जिले कौन से हैं और एरिया के हिसाब से सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तमाम प्रकार की बातें जो है ये इस क्षेत्रफल वाले टॉपिक में आप करने वाले हो। और इसके अलावा अगर हम दूसरे बिंदु को जानना चाहे, क्षेत्रफल के अलावा इस विस्तार में और क्या पढ़ते हैं, तो फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान की आकृति जो है, राजस्थान किस शेप में फैला हुआ है, राजस्थान की आकृति की हम चर्चा करते हैं। हम कहते हैं कि राजस्थान जो है किस आकृति में फैला हुआ है। और इसके अलावा तीसरा जो है जिस बिंदु पर आप बात करने वाले हो जिसका नाम है सीमा, बाउंड्री। जब हम राजस्थान के संदर्भ में बाउंड्री वाले टॉपिक की चर्चा करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई राजस्थान की जो बाउंड्री है ये किस प्रकार की है, तो हम कह रहे हैं जब राजस्थान के बाउंड्री की चर्चा की जाती है तो हम कह रहे हैं भाई राजस्थान के संदर्भ में जो बाउंड्री है ये 2 प्रकार की है। राजस्थान के संदर्भ में जब बाउंड्री की चर्चा की जाती है तो उस दौरान हम 2 प्रकार की बाउंड्री की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की बाउंड्री की चर्चा करते हैं, तो हम एक तो कहते हैं राजस्थान का जो बॉर्डर है ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगता है, इस कारण राजस्थान की जो एक बाउंड्री जो है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं साथियों, हम कहेंगे इसको इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और जब दूसरे बॉर्डर की चर्चा की जाती है, दूसरा जो सीमा का जो प्रकार है इस प्रकार को हम कहते हैं अंतरराज्य सीमा, जिसको इंटर स्टेट बाउंड्री कहा जाता है।
और ये जो इंटर स्टेट बाउंड्री है, अंतर राज्य जो सीमा है, इंटर स्टेट बाउंड्री जो है, इंटर स्टेट जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री वह बाउंड्री होती है जो कि अन्य राज्यों के साथ लगती है। जैसे हम कहेंगे राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ जो बाउंड्री लगती है, उस बाउंड्री को हम इंटर स्टेट बाउंड्री के नाम से जान देंगे। और इसके अलावा हम अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो फिर आपने कहा कि भाई कोई दो देशों के बीच जो बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर की संज्ञा में रखा जाता है, उसकी श्रेणी में रखा जाता है। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा राजस्थान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो हम कहेंगे राजस्थान की सीमा कौन से देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, इस कारण हम इस नाम से जानते हैं। हम कह रहे हैं राजस्थान की बाउंड्री के संदर्भ में दो प्रकार की बाउंड्री की चर्चा की जाती है, एक को हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, एक को हम इंटर स्टेट बाउंड्री कहते हैं, अंतरराज्य सीमा कहते हैं। इस प्रकार की जो चर्चा है इस सामान्य परिचय वाले टॉपिक में की जाती है। आप जितने भी विद्यार्थी जो है इस बात को सुनते हैं, इसको देखते हैं, तो आप लोगों का सबसे पहला ये काम होना चाहिए, किसी भी विषय को जब आप पढ़ना शुरू करते हो, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हो, उस दौरान सबसे पहला जो काम होता है वो ये काम होता है कि किसी भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक से संबंधित जो इमेज है, जो समरी है, जो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बननी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के जो टॉपिक की इमेज आपके अगर दिमाग में नहीं बनती है, उसकी समरी नहीं बनती है, तो फिर वो टॉपिक जो है आपके लिए बड़ी दुविधा बनकर उभरता है, और फिर उसके बाद में हम जो है विस्तार से उसके बारे में अध्ययन नहीं कर पाते। और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो फिर लंबे समय तक उसको याद नहीं रखा जाता। तो मेरा आपको एक पर्सनली सजेशन इस तरीके से है कि भाई आप लोग जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उससे पहले उस संबंधित टॉपिक के बारे में आपको पहले से एक जो है ग्राफ के रूप में उसकी स्टडी आपको होनी चाहिए, एक जो फ्लो चार्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना चाहिए कि भाई इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले। मैं जितने भी टॉपिक जो है आपको पढ़ाने वाला हूं, उन तमाम टॉपिक के बारे में आपको मैं पहले से बता दूंगा कि भाई इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हम राजस्थान के सामान्य परिचय वाले टॉपिक को अगर जानना चाहे, सामान्य परिचय वाले टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो उस दौरान हम इस प्रकार की बातें करेंगे भी कि सामान्य परिचय के अंतर्गत हमें 4 बिंदु पढ़ने होते हैं, और इस चारों बिंदुओं की बात करें तो नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी में हम पढ़ते हैं राजस्थान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, राजस्थान की स्थिति लोकेशन की बात की जाती है, इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में एक्सटेंशन की जब बात की जाती है तो हम 3 बिंदुओं को पढ़ते हैं। हम 3 कौन कौन से बिंदु पढ़ते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल जानते हैं, और राजस्थान की आकृति शेप के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ राजस्थान की बाउंड्री की चर्चा की जाती है। और जब बाउंड्री की बात की जाती है तो दो प्रकार की बाउंड्री की बात की जाती है, एक को हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, और एक को हम अंतरराज्य सीमा कहते हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो है राजस्थान के सामान्य परिचय की हम चर्चा करते हैं। आइए हम आज एक इस सामान्य परिचय के अंतर्गत एक बिंदु का अच्छे से स्टडी करते हैं, एक बिंदु को जानना चाहते हैं कि भाई राजस्थान जो है इस सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहला जो बिंदु है जिसका नाम है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान। नॉमिनेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। जब हम नामकरण की बात करें, चाहे स्टेट के नामकरण की बात करें, चाहे देश के नामकरण की बात करें, किसी भी एरिया के जब नामकरण की बात की जाती है, नाम की बात की जाती है, तो फिर कहते हैं कि भाई राजस्थान के नामकरण की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से राजस्थान के नामों का उल्लेख हमें मिलता है, उनकी हम विस्तार से स्टडी करते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई राजस्थान जो है इसको अलग अलग टाइम में अलग अलग नामों से जाना गया है, इसकी हम विस्तार से स्टडी करेंगे। हम कहेंगे राजस्थान को किस टाइम में किन नामों से जाना गया, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे राजस्थान को किस टाइम में किन नामों से जाना गया। अगर हम राजस्थान के नामकरण की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में, अगर हम राजस्थान के नामकरण की बात करें, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, इसकी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था।
ये भी बात करेंगे। अगर हम ऋग्वैदिक काल में राजस्थान के नामकरण की बात करें, ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को हम कहते थे ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत। रामायण काल में अगर हम बात करें तो राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में जैसे जैसे हम राजस्थान के नामकरण की इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस कड़ी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थान के नामकरण की इस कड़ी के अंतर्गत हमें एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है जिसको हम बसंतगढ़ का शिलालेख कहते हैं। एक शिलालेख हमें प्राप्त होता है जिस शिलालेख को हम बसंतगढ़ का शिलालेख कहते हैं। ये बसंतगढ़ का शिलालेख जो है, ये शिलालेख हमें सिरोही जिले से प्राप्त होता है। बसंतगढ़ का शिलालेख जो है ये हमें राजस्थान के सिरोही जिले से प्राप्त होता है। और इस बसंतगढ़ के शिलालेख में भी राजस्थान के नामकरण की चर्चा की गई है। तो हम कह रहे हैं कि भाई बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम मिलता है? तो इस बसंतगढ़ के शिलालेख में हमें पहली बार राजस्थानादित्य शब्द देखने को मिलता है। बसंतगढ़ के इस शिलालेख में हमें राजस्थान के लिए पहली बार कौन से शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है? तो हम कहेंगे इस शिलालेख में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रकार की जानकारी को हम देखते हैं। तो हम कह रहे हैं बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या कहते हैं? बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान को राजस्थानादित्य शब्द से संबोधित किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के नामकरण की इस कड़ी के अंतर्गत और राजस्थान के नामकरण की किस प्रकार चर्चा की जाती है? हम कहेंगे मारवाड़ क्षेत्र में एक बड़े विद्वान हुए जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो। एक विद्वान हुए जिसका नाम हम मुहणोत नैणसी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, इस मारवाड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम मुहणोत नैणसी। इस मुहणोत नैणसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, एक बुक लिखी जाती है। नैणसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है और इस पुस्तक को हम किस नाम से जानते हैं? आइए अब देखने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक का नाम है नैणसीरी ख्यात। पुस्तक का क्या नाम है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इस किताब को हम क्या कहते हैं? इस पुस्तक का नाम है नैणसीरी ख्यात। इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो हम कहेंगे मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है और इस पुस्तक को मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में हमें राजस्थान के नामकरण की जानकारी मिलती है। तो इस पुस्तक में हमें पहली बार राजस्थान के नामकरण का उल्लेख मिलता है और राजस्थान के लिए एक शब्द मिलता है जिसे हम राजस्थान शब्द जो देखते हैं उसके लिए पहली बार जो है राजस्थान शब्द का पहली बार जो प्रयोग है मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नैणसीरी ख्यात में पहली बार हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। इस राजस्थान शब्द के अगर हम अर्थ को जानना चाहे, मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में नैणसी की ख्यात में इस राजस्थान शब्द का अर्थ क्या है, तो फिर इस पुस्तक में जो अर्थ राजस्थान का बताया गया है वो बताया गया राजा का निवास स्थान। तो फिर जो हम वर्तमान में राजस्थान वाला भूभाग जो पढ़ रहे हैं उस भूभाग के बारे में जो शब्द वर्तमान में काम में लिया जाता है, ये जो पहले वाला शब्द है इससे सिमिलर है या नहीं है। तो नैणसी कहते हैं कि भाई राजस्थान शब्द को अगर हम जानना चाहिए तो इस शब्द का अर्थ होता है राजा का निवास स्थान। वर्तमान का जो भूभाग है इसके लिए ये शब्द काम में नहीं लिया गया है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। लेकिन राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख अगर कहीं देखने को मिलता है तो फिर हम कहते हैं राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है मुहणोत नैणसी की पुस्तक नैणसी की ख्यात में हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में हम इस राजस्थान के नामकरण की इस श्रृंखला के अंतर्गत थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम और भी राजस्थान के नामकरण की खूब सारी चर्चा की जाती है। हम कह रहे हैं राजस्थान का जो इलाका है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये राजस्थान वाला एरिया जो है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है। राजस्थान का एरिया जो डेजर्ट क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस कारण राजस्थान के लिए 3 शब्द आप और सुनोगे, मरुदेश,
और इसके अलावा राजस्थान के लिए मरु प्रदेश, ये भी शब्द आपने सुना होगा। और इसके अलावा मरु क्षेत्र, ये 3 शब्द और राजस्थान के लिए काम में लिए जाते हैं। हम कह रहे हैं राजस्थान का जो अधिकांश इलाका है वो डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र है। डेजर्ट एरिया होने के कारण राजस्थान के लिए 3 शब्द आप और सुनोगे। 3 शब्द कौन कौन से हैं, इनको ध्यान से सुनना। राजस्थान को मरु देश भी कहा जाता है, राजस्थान को मरु प्रदेश भी कहा जाता है, और साथ ही साथ राजस्थान को मरु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राजस्थान के ये भी नाम सुनते हो। और जैसे ही हम और राजस्थान को विस्तार से जानना चाहे तो हम कहेंगे 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश विद्वान हुए जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसको नाम आपने सुना होगा जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में एक विद्वान हुए जिसका नाम आपने सुना होगा जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस के द्वारा पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है इससे। राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम क्या है, तो फिर हम इसका नाम क्या बताते हैं, जॉर्ज थॉमस के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं जॉर्ज थॉमस जो है, इस जॉर्ज थॉमस के द्वारा पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द काम में लिया गया। और फिर उसके बाद में हम इसको जब देखते हैं तो हमने कहा ये जानकारी जो है ये हमें कहाँ से मिलती है कि भी जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द काम में लिया गया। तो 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक को 1805 ईस्वी में एक राइटर है जिसका नाम हम विलियम फ्रैंकलिन के नाम से जानते हैं। 1805 ईस्वी में एक विद्वान हुए जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, एक बुक को लिखा जाता है। और इस पुस्तक को नाम इस प्रकार से दिया जाता है, इस पुस्तक का नाम मिलिट्री, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम जो है, बड़े अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एक बुक लिखी गई। इस पुस्तक को हम मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में हमें ये जानकारी मिलती है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द जो है राजस्थान के लिए काम में लिया गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी राजस्थान के नामकरण की हमें जानकारी मिलती है, उन तमाम जो बिंदु है उसका आपको अच्छे से स्टडी करके रखना होता है। और उसके बाद में आगे जब हम राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं तो 1829 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, और ये भी ब्रिटिश विद्वान है। इस विद्वान की अगर हम नाम की बात करें तो 1829 ईस्वी में एक विद्वान हुए जिसको हम कर्नल जेम्स टोड के नाम से जानते हैं। विद्वान का नाम क्या है, कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड की बात करें, इस गोरे की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है, इसने राजस्थान की जो हिस्ट्री है, राजस्थान का जो इतिहास है, इसको बड़े विस्तार के साथ पढ़ने की कोशिश करी है। राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को इन्होंने जानने का प्रयास किया है। जब इधर से उधर राजस्थान का पूरा जो डेजर्ट वाला एरिया है, तमाम प्रकार की जो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थली, इन सब एरिया का जब कर्नल टोड के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो फिर ये कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भाई राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूरवीर जो है इस पैदा हुए हैं। अर्थात राजस्थान की जो भूमि है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान की भूमि विभिन्न प्रकार के सूरवीरों की भूमि है, विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं की भूमि है। अर्थात ये जो भूमि है अपनी पराक्रमिता के लिए जानी जाती है, अर्थात अपनी सूरवीरता के लिए जानी जाती है। तो इस सूरवीरता की भूमि के बारे में जब विस्तार से अध्ययन करता है कर्नल जेम्स टोड, तो राजस्थान के इतिहास का इसको पिता भी कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। और साथ ही साथ कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये जो स्टडी की जाती है राजस्थान हिस्ट्री की, ये घोड़े पर बैठ करके की जाती है, इस कारण घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है।
तो आपके एग्जाम में इससे संबंधित खूब सारे प्रश्न आते हैं कि भाई कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो राजस्थान की संपूर्ण यात्रा की गई तो वो घोड़े पर बैठ करके की गई थी, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की बातें भी कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में की जाती है। कर्नल जो जेम्स टोड जो है 1829 का समय जैसे जैसे आता है, तो इस 1829 के समय आते आते कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम क्या है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को जब हम विस्तार से देखते हैं तो इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो हम राजस्थान का वर्तमान भूभाग पढ़ रहे हैं, इस राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। ये प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो हम कहेंगे द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड जो है राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग करते हैं। इससे पहले आपने मुणोत नैणसी की जिक्र किया था, मुणोत नैणसी के बारे में भी जानकारी पड़ी थी। मुणोत नैणसी जो है वो भी एक पुस्तक लिखते हैं जिसको हम नैणसी की ख्यात के नाम से जानते हैं। इस नैणसी की ख्यात में भी हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन इस शब्द का जो नैणसी अर्थ बताते हैं वो कहते हैं भाई राजस्थान में वो शब्द बता रहा हूं जहां पर राजा निवास करता है। लेकिन जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इस नामकरण की बात करते हैं, राजस्थान की जब नामकरण को बताते हैं, तो फिर वो अपनी पुस्तक में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज में बताते हैं कि भी राजस्थान का जो भूभाग है, राजस्थान विभिन्न प्रकार के फिजिकल डिवीजन पाए जाते हैं, इस विभिन्न प्रकार के फिजिकल डिवीजन में है, इन सब के लिए एक शब्द अगर मुझे पूछे, कर्नल टोड कहते हैं कि भाई मुझे इस एरिया के बारे में विभिन्न प्रकार के जो भौतिक प्रदेश है जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, मरुस्थल, विभिन्न प्रकार की राजस्थान की जो स्थलाकृति है, इन सबको मैं सम्मिलित रूप से बताऊं तो मैं बता सकता हूं इसके लिए एक शब्द जिसको राजस्थान शब्द इस भूभाग के लिए दिया गया। तो आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। उसके बाद में कर्नल टोड जो है 1829 में लिखी गई पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा संस्करण जो है 1832 में प्रकाशित होता है। इसका नाम इस तरीके से दिया जाता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल जो जेम्स टोड की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का दूसरा संस्करण जो है 1832 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इस पुस्तक का नाम इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एक बात आपको सलाह इस प्रकार से दी जाती है कि भी आप लोग जो है कर्नल जेम्स टोड की जितने भी पुस्तक है उन सब पुस्तक का विस्तार से अध्ययन करके रखना है, क्योंकि होता यह है कि भाई एग्जामिनर जो है ये मौके की तलाश में रहता है कि भाई बच्चा जो है किस तरीके से गलती करे, और जैसे ही वो गलती करता है, मान लो इस प्रकार की पुस्तकें आप छोड़ करके जाते हो एग्जाम में, तो फिर उसके बाद में एग्जाम में इन्हीं पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आता है, वो गलत होने की संभावना रहती है। तो आप विद्यार्थी जितने भी जो क्लास को देखते हैं उन सभी साथियों से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है इसको अच्छे से अध्ययन करके रखिएगा कि भी जो कर्नल टोड की जो कौन कौन सी पुस्तक है इनका विस्तार से आपको अध्ययन करके रखना है। तो कर्नल जेम्स टोड भी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द जो है काम में लेता है। और इसके अलावा हम जब और राजस्थान के आगे बढ़ते हैं कि भी राजस्थान की नामकरण की श्रृंखला के अंतर्गत और किस प्रकार से बात की जाती है, तो हम कहते हैं 18 मार्च 1948 के दिन राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा दिन आता है, और इस दिन राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत होती है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की शुरुआत होती है। राजस्थान का एकीकरण जो है इसकी शुरुआत कर ली जाती है। और अगर हम मैं 18 मार्च 1948 से पहले की अगर स्थिति की बात करूं, इससे पूर्व स्थिति 18 मार्च 1948 से पूर्व की स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी।
कितनी रियासतें हुआ करती थी? राजस्थान में 19 प्रांत टोटल हुआ करते थे। इसके अलावा मैं ठिकानों की बात करूं तो राजस्थान में 3 ठिकाने होते थे, और इसके अलावा एक राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। और इसकी ये जो स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्थिति जो है 18 मार्च 1948 से पहले की राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से हुआ करती थी कि राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी और 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन 18 मार्च 1948 का दिन राजस्थान के लिए एक गोल्डन दिन के रूप में शामिल होता है, गोल्डन डे के रूप में शामिल होता है। इस दिन राजस्थान का एकीकरण जो है ये शुरू कर लिया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की शुरुआत होती है, राजस्थान का एकीकरण किया जाता है। और इस राजस्थान के एकीकरण का जो है चरण की शुरुआत होती है, तो इस राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम जो है वो आपके समक्ष इस प्रकार से रखा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण जो है इसका नाम क्या रखा जाता है, तो हम कहेंगे इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस एकीकरण के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। और इस एकीकरण के प्रथम चरण के अंतर्गत 4 रियासतों को मिलाया गया। कौन कौन सी 4 रियासतें मिलाई गई, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि प्रथम अगर रियासत की मैं बात करूं तो अलवर रियासत है। और इसके अलावा दूसरी जो है भरतपुर, तीसरी जो मैं बात करूं तो करौली, और चौथी जो है धौलपुर रियासत जो है, इसको एकीकरण के प्रथम चरण जिसको हम मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं, इसका एकीकरण जो है 18 मार्च 1948 के दिन होता है। इस दिन मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है, जो कि एकीकरण का प्रथम चरण माना जाता है। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण माना जाता है। इस दिन 4 रियासतों को मिलाया जाता है। लेकिन हमारे काम का नहीं है, ज्योग्राफी के काम का किस तरीके से है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। हम कहेंगे आगे जो है एकीकरण के प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण जो कि 7 दिन के बाद आयोजित होता है। इस चरण जो है ये कब आयोजित होता है, तो आपको इस तरीके से बताना है 25 मार्च 1948 के दिन राजस्थान के एकीकरण का दूसरा जो है ये चरण शुरू होता है। इस राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण का जो नाम रखा जाता है वो इस तरीके से रखा जाता है, तो हम कहेंगे पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा जाता है। यहां से एग्जामिनर एक प्रश्न पुटअप करता है, वो इस तरीके से करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या प्रश्न यहां से करता है, वो ये आपसे प्रश्न पूछेगा राजस्थान एकीकरण के किस चरण में, वो क्या प्रश्न पूछेगा बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का तो नाम आपने बता दिया मत्स्य संघ, इसमें कहीं कोई राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण को जब हम देखते हैं तो इसका नाम पूर्व राजस्थान संघ मिलता है, इसमें हम राजस्थान शब्द का उल्लेख देखते हैं। इस प्रकार की जानकारी हम देखते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता जाता है तो एक दिन आता है जिस दिन को कहते हैं 30 मार्च 1949। एक दिन आता है जिसको हम 30 मार्च 1949 का दिन कहते हैं, और इस दिन राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है, इस चतुर्थ चरण का निर्माण पूरा होता है। और इस दिन राजस्थान की जो अधिकांश जितनी भी रियासतें बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे अगर मैं रियासतों की बात करूं 30 मार्च 1949 के आते आते राजस्थान की जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी उन सब रियासतों को राजस्थान में मिला लिया गया। जैसे कौन कौन सी बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, तो हम कहेंगे जयपुर रियासत थी, और इसके अलावा और कौन सी रियासत थी, जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीकानेर। और कौन सी रियासत थी, बीकानेर रियासत थी। और इस बीकानेर रियासत के अलावा अगर मैं बात करूं और रियासत कौन सी थी, तो फिर मैं कहूंगा जैसलमेर। तो आप कहोगे 30 मार्च 1949 आते आते राजस्थान की अधिकांश रियासतों को जब एक कर लिया जाता है, इनका एकीकरण कर लिया जाता है, तो इस दौरान राजस्थान का एकीकरण का चतुर्थ चरण पूरा होता है। ये चरण जो है 30 मार्च 1949 के दिन पूरा होता है। इस दिन पहली बार राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 के दिन पहली बार राजस्थान दिवस जो है ये मनाया जाता है, राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप ये कहोगे 30 मार्च 1949 आते आते
राजस्थान की अधिकांश रियासतों का एकीकरण कर लिया गया, इनका इंटीग्रेशन कर लिया गया और राजस्थान का पहली बार, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान दिवस जो है पहली बार सेलिब्रेट किया गया। इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे 30 मार्च 1949 को पहली बार राजस्थान दिवस मनाया गया। उसके बाद हम जो है प्रतिवर्ष 30 मार्च को, इस बात का भी ध्यान रखना है, उसके बाद हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाते हैं। पर ये राजस्थान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो फिर आप कहना होता है, आप इस प्रकार से बताते हो कि प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस चरण के अगर नाम की बात करूं तो इस चरण का नाम जो है वो इस तरीके से दिया जाता है, संयुक्त व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम रखा जाता है? संयुक्त व्रत राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण है जो कि 30 मार्च 1949 के दिन आयोजित होता है। इस प्रकार की जानकारी जो है ये भी आपको ध्यान करके रखनी होती है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की इस नामकरण की श्रृंखला के अंतर्गत और हम क्या क्या नाम सुनते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप कहते हो कि भी जैसे जैसे 26 जनवरी आती है, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश जो है इंडिया गणतंत्र होता है। इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो है ये 26 जनवरी 1950 के दिन मनाया जाता है। इसी दिन हम कह रहे हैं संविधान जो है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन राजस्थान का जो है इंडिया का जो है संविधान लागू होता है और इसी दिन गणतंत्र दिवस और साथ ही साथ संविधान लागू होता है। तो संविधान जो ये लागू किया जाता है इसी दिन राजस्थान जो है, इस राजस्थान को एक राज्य के रूप में, राजस्थान राज्य को संवैधानिक मान्यता हमें मिल जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, एग्जाम में खूब सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, संवैधानिक मान्यता कब मिलती है। राजस्थान को जो संवैधानिक मान्यता मिलती है वो मिलती है 26 जनवरी 1950 के दिन। इस दिन हमारा जो देश का संविधान लागू होता है, इस दिन हम गणतंत्र हो जाते हैं, अर्थात जनता का इस दिन शासन शुरू होता है। जैसे ही गणतंत्र की शुरुआत होती है तो राजस्थान राज्य को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जिस राजस्थान भूभाग की हम बात करते हैं, जैसा हम राजस्थान को वर्तमान में देख रहे हैं, ये राजस्थान जो है वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं, ये जो अपना इस अस्तित्व में कब आता है, तो फिर हम कहते हैं राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व, राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व है, जैसा हम राजस्थान वर्तमान में देख रहे हैं, ये कब अस्तित्व आता है। राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व 1 नवंबर 1956 के दिन हमें देखने को मिलता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इस दिन क्या होता है, राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण जो है, राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण जो है ये पूरा होता है। और राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण के दिन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है या वर्तमान अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार की तमाम बातें जो है हमने इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तार से करने की कोशिश करी है। और आइए हम इसको थोड़ा सा वापस एक बार रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। हमने कहा कि भी इस टॉपिक के अंतर्गत हमने किस प्रकार की और क्या बातें करी है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आपने कहा राजस्थान के सामान्य परिचय की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने अच्छे से देखा कि भी सामान्य परिचय में 4 बिंदु पढ़ते हैं। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान का ओरिजिन कैसा हुआ, राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान का विस्तार क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने विस्तार से एक टॉपिक को शुरू किया जिसका नाम था राजस्थान का नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान। इस राजस्थान के नामकरण की श्रृंखला के अंतर्गत तमाम टॉपिकों की आपने बात करी। ऋग्वेदिक काल में राजस्थान को क्या कहते थे, रामायण काल में क्या कहते थे, बसंतगढ़ का शिलालेख जिसमें राजस्थान के बारे में क्या जानकारी मिलती है, मुहणोत नैणसी के द्वारा राजस्थान के बारे में क्या बताया गया है। और इसके अलावा राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है। और डेजर्ट एरिया होने के कारण 3 नाम राजस्थान के लिए मिलते हैं, मरुदेश, मरु प्रदेश और मरु क्षेत्र के नाम से। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द जो है ये काम में लिया है। और इसके अलावा 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया है। इसके अलावा 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहा जाता है, इसको राजस्थान का घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। और इसके द्वारा 1829 ईस्वी में पुस्तक लिखी गई जिसका नाम द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार की जानकारी पड़ी है। और इसी पुस्तक का जो कि
1829 में लिखी गई इस पुस्तक का दूसरा चरण जो 1832 में प्रकाशित होता है, इसका नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का दूसरा चरण है जो कि टोड के द्वारा लिखी गई। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। इससे पूर्व की राजस्थान की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो 19 रियासतें हुआ करती थी राजस्थान में, और 19 रियासतों के साथ साथ 3 ठिकाने एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। और राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 के दिन शुरू होता है। इसका नाम क्या रखा जाता है? मत्स्य संघ रखा जाता है। इसमें 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये रियासतें थी। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को होता है। इसका नाम पूर्व राजस्थान रखा जाता है। यहाँ से एग्जामिनर आपसे एक प्रश्न पूछा है, राजस्थान जो शब्द है एकीकरण में कहाँ प्रयोग में लिया गया, तो आप कहोगे दूसरे चरण में। 30 मार्च 1949 के दिन पहली बार राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इस प्रकार की बात करी। इसके अलावा राजस्थान को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 के दिन मिलती है, और इसके अलावा 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, अर्थात राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण जो है ये पूरा हो जाता है। इसी दिन राजस्थान जो है वर्तमान अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार तमाम जो राजस्थान के नामकरण की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंतर्गत तमाम एक एक बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा करी है। तो मैं आशा करता हूँ कि भी आप लोग जो है इस क्लास को बड़ी गहनता के साथ और बड़ी लगन के साथ सुनने की कोशिश करोगे, और साथ ही साथ आप लोग जो है नोट्स बनाते हुए चलोगे, जिससे जो है आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भाई ये जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये साबित होने वाली है। जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न जो है आप इस ऐसी विभिन्न क्लासों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को क्लियर कर सकते हो। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।